तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप जो है इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करें, है ना। इसे बहुत अच्छे से केयरफुली समझें और आप कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखो, बेसिस फॉर कंपैरिजन जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर एग्रीमेंट का मीनिंग, सारी चीज़ें जो है बेसिस ऑफ कंपैरिजन लिखेंगे, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन्स लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम डिस्कस करते हैं मीनिंग। नंबर 1 पे हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ promises, every promise and set of promises forming the consideration for each other। अब यहाँ पे हुआ क्या? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, पर्सन ए है और पर्सन ए ने पर्सन बी को बोला, आप जो है मुझसे चेयर परचेस कर लो। पर्सन ए ऑफर कर रहा है पर्सन बी को, ये आप मुझसे जो है चेयर परचेस कर लो। तो पर्सन ए ने जब ऑफर किया चेयर, तो पर्सन बी ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे प्रॉमिस किया ए ने चेयर देगा, और यहाँ पे पर्सन बी ने एक्सेप्ट किया कि वो रिटर्न में मनी देंगे, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है प्रॉमिस किया, इन्होंने भी है जो प्रॉमिस किया, तो यहाँ पे सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो गया। प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसरी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। फॉर्मिंग द कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो समथिंग इन रिटर्न का मतलब, ये जब पर्सन ए जो है चेयर दे रहा है, तो रिटर्न में वो मनी एक्सेप्ट कर रहा है, मनी जो है चार्ज कर रहा है किससे? बी से। तो समथिंग इन रिटर्न फॉर ईच अदर, दोनों के लिए समथिंग इन रिटर्न है। ये जब पैसा पे कर रहा है तो इसे चेयर मिल रहा है, और जब ये चेयर दे रहा है तो इसे बदले में पैसा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट का। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाया था। एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो एग्रीमेंट और एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये दो एसेंशियल एलिमेंट है। ये दोनों मिलते हैं तो ही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, और ये लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है। तब जा कर के ये बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ये मीनिंग हुआ। हमने बेसिस ऑफ कंपैरिजन में एक कंपैरिजन जो है डिस्कस कर लिया। अब जो है सेकंड हम डिस्कस करते हैं वो है स्कोप।
अब स्कोप जो है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप एग्रीमेंट का स्कोप देखो। एग्रीमेंट का स्कोप है, इट इज अ वाइडर टर्म। यहां पे आपको ये समझना है इसे वाइडर टर्म क्यों बोला जा रहा है। इंक्लूडिंग, इट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ। तो इंक्लूडिंग बोथ क्या हो जाएगा, लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट का मतलब हो जाएगा जब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट हो तो वो लीगल एग्रीमेंट कहा जाएगा। लेकिन अगर वही सोशल एग्रीमेंट की मैं बात करूं तो सोशल एग्रीमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सोशल एग्रीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ अ वाइडर टर्म, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड कर रहा है, लीगल भी और सोशल एग्रीमेंट भी, इसीलिए इसे वाइडर टर्म कहा गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसे कहा जाता है इट इज अ नैरो सेंस। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा इसे नैरो सेंस क्यों कहा जाता है। विथ द स्पेसिफिकेशन, with the specification that contract is only legal and foreseeable। एग्रीमेंट, देखो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि कोई भी एग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी होती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनती है। ये दोनों एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के। तो यहाँ पे इसे नैरो सेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं, लीगल एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट्स होते हैं, उसे ही कंसिडर करता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो होगा एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में, ठीक है, और वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स के बीच में अगर कोई भी डील होता है, फ्रेंड्स के बीच में अगर कोई भी कंसिडरेशन होता है, तो उसे जो है हम क्या नहीं मानते हैं, एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं मानते हैं, और एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, इसलिए यहाँ पे सोशल एग्रीमेंट्स नहीं आते हैं। इसमें सोशल एग्रीमेंट्स नहीं आते हैं, और सोशल एग्रीमेंट्स नहीं आते हैं तो बहुत सारे एग्रीमेंट जो हैं वो किस में नहीं आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं। और इसमें तो दोनों होता है, लीगल प्लस ये सोशल एग्रीमेंट्स को भी कवर करता है, इसीलिए इसे वाइडर टर्म कहा जाता है। लेकिन ये जो है नैरो सेंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लीगल जो एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट्स होते हैं उसे कंसिडर करता है, लेकिन एग्रीमेंट जो सोशली होता है, सोशल एग्रीमेंट होता है, उसे ये कंसिडर नहीं करता है। तो होप आपको जो है समझ में आया होगा कि इसे वाइडर टर्म क्यों कहा जा रहा है, इसे नैरो टर्म क्यों कहा जा रहा है। तो स्कोप और मीनिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके और भी बेसिस ऑफ कंपैरिजन। इसकी और भी बेसिस ऑफ कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। थर्ड नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन थर्ड अब हम देखेंगे लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन
अब देखो लीगल ऑब्लिगेशन क्या मतलब क्या होता है, इट मे नॉट क्रिएट, एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अभी तो मैंने आपको बताया जब फ्रेंड्स के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेंड्स के बीच में जब एग्रीमेंट हो रहा है तो ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं कहलाता है ना, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं कहलाता है। एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट rights to the party, rights to the party। क्योंकि यहाँ पे जब फ्रेंड्स के बीच में क्या हुआ, फ्रेंड्स के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है तो वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा है। और इसीलिए जब ये सोशल है तो सोशल है तो वहाँ पे जो राइट्स होती है पार्टी के पास वो हमेशा नहीं होती। और हमेशा क्यों नहीं होती, क्योंकि फ्रेंड है, अगर उसने कुछ भी बोला है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा जो उसका फ्रेंड हो वो उसे एक्सेप्ट कर ले, है ना। वो जो है एग्रीमेंट जो है लीगली जो है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, इसीलिए हमेशा जो है राइट्स ग्रांट नहीं होते हैं। ठीक है, ये लीगल ऑब्लिगेशन हो गया, इसमें नहीं होता लीगल ऑब्लिगेशन, किस में नहीं होता है, आपका एग्रीमेंट में। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की तो ये क्या होता है, नेसेसरी है, necessarily creates a legal obligation। क्योंकि आपको भी पता है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो वो लीगल एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीगल ऑब्लिगेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हमारा एग्जाम्पल है भाई, बार बार मैं आपको बोर कर दिया हूँ। मिस्टर ए जो है उसने कार बेचा था मिस्टर बी को, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ने लीगल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे दोनों की राइट्स थी, क्योंकि इसकी राइट्स थी कि ये रिसीव करेगा कार और इसकी राइट थी कि ये रिसीव करेगा मनी, है ना। यही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे राइट्स इनकी आ गई, ठीक है, दोनों पार्टी की राइट है। लेकिन अगर यहाँ पे हम फ्रेंड्स की बात करें, अगर फ्रेंड्स के बीच में कोई भी डील हो रहा है तो ये है आपका अमन और ये है आपका बमन। तो अमन और बमन के बीच में क्या हुआ, डील हुआ कि तू अगर मेरा ये काम कर देता है तो मैं तुझे पैसे दूंगा। और बाद में क्या हुआ, जब अमन ने उसका काम कर दिया, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता क्या, बमन ने ऐसा बोल दिया और यहाँ पे कोई पैसा नहीं दिया। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जो है दोनों पार्टी की राइट्स हो, इसीलिए इसे जो है हम नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है प्रॉमिस होता तो है लेकिन वो फुलफिल होगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेचर। लास्ट जो हमारा कंपैरिजन है, बेसिस ऑफ कंपैरिजन, वो है नेचर। 4th नंबर पे नेचर, ठीक है। ये आपको समझना है क्योंकि ये बहुत एक लॉन्ग आंसर पे भी है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी एक है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बहुत ही इजीली समझा दूंगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट।
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑल एग्रीमेंट्स है ना, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको भी पता है सारे एग्रीमेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन से एग्रीमेंट्स की, एक आपका लीगल हो गया प्लस सोशल। दो टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, लीगल और सोशल एग्रीमेंट होते हैं। तो जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, ठीक है, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। और ये लीगल ऑब्लिगेशन अगर नहीं होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। इसीलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बोला जा रहा है। लेकिन जो लीगल ऑब्लिगेशन होता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, तो यहाँ पे ये तो हो रहा है। तो ऑल एग्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है, सारे एग्रीमेंट्स तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स जो लीगल होंगे वो तो एग्रीमेंट होंगे। इसीलिए ऑल एग्रीमेंट्स, सारे एग्रीमेंट्स जो है वो क्या नहीं कहलाते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते, है ना। कुछ कुछ एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं जो कि लीगल होते हैं। अब अगर हम बात करें ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, तभी वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो हर एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, हर एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, अगर मैं बोलूं एग्रीमेंट जो है ना, एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन अगर है, तो लीगल ऑब्लिगेशन अगर है तो वो क्या बन जाएंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं, और लीगल ऑब्लिगेशन होंगे तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, है ना। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट, अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, है ना। तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है अगर कोई भी एग्रीमेंट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो सीधी साफ बात है कि अगर आप लीगल ऑब्लिगेशन रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। तो वही एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। एनफोर्सिएबल बाय लॉ जो होगा वही आपका क्या बन पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। लेकिन जो सोशल होगा, सोशल ऑब्लिगेशन होगा, यानी कि सोशल आपका एग्रीमेंट होगा, वो क्या नहीं बन पाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है ना। तो हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ लीगल की बात कर रहे हैं, लीगल ऑब्लिगेशन की। तो लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है, तभी वो एग्रीमेंट लीगल जो होगा, लीगल ऑब्लिगेशन, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको और डिटेल के लिए एक डायग्राम से जो है आपको मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया और एक छोटा सा सर्कल बनाया, तो इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, आपका एग्रीमेंट, और इसमें मैं लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो इसको अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा आपको, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। तो मतलब समझ में आ रहा है, एग्रीमेंट जो है वो वाइडर सेंस है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नैरो सेंस है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो कंसिडर करता है लीगल प्लस सोशल, दोनों एग्रीमेंट कंसिडर करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशंस कंसिडर करता है। तो ये वाइडर सेंस हो गया क्योंकि ये दो कंसिडर कर रहा है और ये एक ही कंसिडर कर रहा है, तो ये नैरो सेंस है। क्लियर है इतना? होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। तो ऐसे ही वीडियोस के साथ हम ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी करते रहें।